मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब। आज हम एक खुसूसी मौजू लेकर आपके सामने हैं और वो मौजू है बीजेपी के अक़लियत की जानिब, पसमानदा तबक़ात की जानिब बढ़ते रुझानात के हवाले से। और इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए जो हमने कुछ मेहमानों को अपने साथ शामिल किया है, उसमें बड़ा अहम नाम जनाब नवेद शिको साहब का है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस अंदाज़ के मौज़ूआत पर बड़ी बेबाकी से कलम उठाते रहे हैं। मुख्तलिफ चैनलों में, मुख्तलिफ अखबारात के ज़रिए उनकी तहरीरें आप तक पहुँच रही हैं और हमारे अहद का बड़ा मुमताज़ नाम है जनाब नवेद शिको साहब, तो वो भी इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शुएब एडवोकेट साहब भी हैं, जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स पर कुछ ना कुछ इज़हार ख्याल ज़रूर करेंगे। और मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि जैसे-जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमारे साथ 1-2 मेहमान और इसमें शामिल हो जाएँगे। तो ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनकी राय अवाम उन्नास तक पहुँचे और उनको ये एहसास हो कि फ़िलवक़्त जो बीजेपी की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, जिस अंदाज़ की हिकमत अमली वज़ा की जा रही है, जिस अंदाज़ की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, क्या वो वाक़ई एक उसमें संजीदगी नज़र आती है या सिर्फ़ आने वाले इलेक्शन की तैयारियों का एक पेशखेमा है? या यूँ कहें कि एक बार फिर ये एहसास कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास करना है, उसको दोहराकर एक बार फिर वोट बैंक को अपना मतलब मुस्तहकम करने की एक ज़रूरत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोहतरम नवेद शिको साहब, आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो एक पसमानदा तबक़ात के हवाले से जी, बीजेपी ने बिल्कुल। शगुफ़ा छोड़ा है, तो क्या कुछ आपका अपना नज़रिया है इसमें? किस अंदाज़ से इसको वाज़ेह करना चाहेंगे? ये आने वाले इलेक्शन का कोई पेशखेमा है, सियासी मसलहत है, या वाक़ई बीजेपी के रुझानात जो हैं, वो अब अक़लियत की तरफ, पसमानदा तबक़ात की तरफ संजीदगी से आ रहे हैं? क्या फ़रमाना चाहेंगे मोहतरम? तारिक साहब, कुछ बातें कही जाती हैं और एक अरसे से कही जाती हैं। मैं उन बातों को दोहराऊंगा जो बातें कही जाती हैं मुआशरे में। एक बात एक अरसे से बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि मुसलमान बीजेपी से डरता है, बीजेपी का खौफ है मुसलमानों में, लोग कहते हैं, ये कहते हैं। उसके बाद मौजूदा वक्त में बीजेपी बहुत ताकतवर है, हुकूमतें हैं, मरकजी हुकूमत उसके पास है और मेजोरिटी की है, बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर सरकार है उसकी। और मुसलमानों के बारे में कहा यह जाता है कि वो हाशिए में, मुस्लिम मुआशरा हाशिए पर आ गया है। उसके जब मुसलमान हाशिए पर है, बीजेपी बहुत ताकतवर है। कैसे? मुसलमानों में एक नई किस्म की बेदारी हुई। लगातार मुसलमानों ने जिसकी हुकूमत चाही उसकी हुकूमत नहीं बन पाई लंबे अरसे से। उसके बाद एक नई बेदारी ये हुई कि गठबंधन फेल होते रहे लगातार, अलग अलग विरोधी दलों के, मुखालिफों के, बीजेपी के मुखालिफों के, लेकिन ऐसी हो गई कि वो उनके अंदर एकजुटता, जिसको हिंदी में कहा जाता है, उनका वोट बिखर नहीं रहा है, बट नहीं रहा है, तकसीम नहीं हो रहा है। ये जो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखा गया, जिसमें मैं जमीन पे था, मैंने देखा कांग्रेस के वर्कर सपा को वोट दे रहे हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के वर्कर सपा को वोट, सिर्फ इस सपा से मोहब्बत नहीं, ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ सकती। और अखिलेश यादव साहब ने एक अपना एक ताकत साबित भी की थी। कैसे साबित की थी? उनके पास तो सिर्फ यादव वोट बैंक रहा है और बेस आधार उनका ये रहा है, जैसे हर पार्टी का होता है, बसपा का दलित वोट, सपा का यादव। अब उसमें पिछड़ी जातियों के कुछ नेताओं को तोड़कर वो लाए और उन्होंने ये साबित किया कि हमारे पास में भाजपा के विरोधियों का एक ताकत हम तैयार कर रहे हैं। ये देख के मुसलमान बटे नहीं, बिखरे नहीं, उनके अंदर एक बेदारी पैदा हुई, उनका वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा, मतलब घरों से निकल के वोट दिया और बल्क में वोट पड़ा। ये इस किस्म का इलेक्शन पश्चिम बंगाल में भी हुआ और तमाम इलेक्शन में ऐसी सूरत हाल सामने आई। तो बीजेपी को लगने लगा ये 20% का जो बल्क वोट है, जो बिखरता बिना गठबंधन के भी एक पार्टी की तरफ, जिसको दिखता है ये मजबूत है, ये लड़ने के काबिल है, ये बीजेपी को हरा सकती है, तो वो एकजुट जो हुआ, जो एक बेदारी देखी, तो भाजपा को ये डर लगने लगा। और देखिए, डर लाजमी भी, और कोई भी हुकूमत हो या कोई भी राजनीतिक दल हो,
उसके लिए अपनी डिफेंस के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और मुखालिफों को कमजोर करने के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की ये अच्छी बात है, इसीलिए वो कामयाब है कि उसके अंदर इतनी शिको साहब, समझ है। मैं आपसे दो एक सवाल करूंगा जरूर। जाहिर है कि आप का बड़ा पसंदीदा मौजू भी है ये, और मैं भी चाहूंगा कुछ हकायक आप हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुंचाएं। शुएब साहब, जाहिर है कि ये जो बार बार आवाजें उठती हैं सबका साथ सबका विकास, और एक बार फिर जाहिर है अपीजमेंट की कोशिश की जाती है, ये कोशिश की जाती है कि अक़लियतों को अपनी तरफ राग़िब किया जा सके। बिलखुसूस सबसे बड़ी अक़लियत की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो उनके ताल्लुक से भी ये कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें जो हमारे जो दानिशवरान हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, कुछ सियासी मुबस्सिरीन की राय भी मुख्तलिफ है। और जैसा कि अभी फरमा रहे थे मोहतरम शिको साहब, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो आप एज ए शहरी क्या सोचते हैं, क्या कुछ मंजरनामा आप देख पाते हैं? क्योंकि कई सियासी तंजीमों से आपका ताल्लुक है, समाजी सतह पर आप काम कर रहे हैं। मोहतरम शुएब साहब, क्या फरमाएंगे आप? देखिए तारिक साहब, ऐसा है, ये मौजू बहुत अच्छा आपने लाए हैं आप, कि इस वक्त जो बैकवर्ड पे जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो आखिर गवर्नमेंट को ये मौका किसने दिया? जो भी इक़्तिदार में हुकूमतें रहती हैं, वो ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन उनका इख्तलाफ करती है कि वो काम गलत कर रही हैं। अगर इस वक्त इक़्तिदार में जो हुकूमत बैठी है, चाहे मरकज़ हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो, अगर ये एक पहल अच्छा कर रही है तो नेगेटिव ना निकाला जाए। क्योंकि आप देखिए कि जो सपा में जो मुस्लिम समुदाय ख़ास करके एक रहता है कि सपा का है, लेकिन सपा ने मंजर आम पर आकर, अगर आप देखिए बड़े-बड़े मामलात ऐसे हुए कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल खामोश रहे और उन्होंने आके बिल्कुल नहीं किया, और ख़ास कर बैकवर्ड उसमें मुसलमान ख़ास करके जो समुदाय था, वो अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करता रहा। जब कभी मामला आया तो अखिलेश जी ने ट्विटर पे बात करी और बाकी मंजर आम पे नहीं आए। तो बीजेपी को ज़ाहिर-सी बात आपने एक मौका दे दिया। जैसे कहा जाता है कि दुश्मन के दुश्मन दोस्ती करो तो फ़ायदा होगा, उसी तरह डूबते हुए को आप तिनके का सहारा दीजिए। आप मदरसे की बात चल रही थी, आप देखिए तारिक साहब, जैसे कि अब हर पार्टियां तो रोटियां सेक रही थी, किसी एक मदरसे ने आके मंदिर आम पे कहा कि जांचें गलत हो रही हैं, क्योंकि उसमें जो 11 मानक थे तारिक साहब, उसमें 8 मानक तो ऐसे थे जो बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे लेटते हैं, बैठते हैं वगैरह, उनका इंतजाम सही है कि नहीं है, जो तनख्वाहें हैं उनके पास जा रही हैं, तो इन सब पे था। तो आप उनको मौका ऐसा क्यों दे रहे हैं? अगर उन्होंने कदम उठाया है तो इस कदम को मैं दूसरे वे में नहीं ले जाऊंगा। आखिर मुसलमान, आप देखिए दलित अगर हटा तो बीजेपी में चला गया। यादव आज भी अगर आप सरकार बदलेगी तो यादव भी मिठाई खाएगा, मुसलमान सी दरी बिछाता रहे, चादर बिछाता रहे, क्योंकि उसके पास कमजोरी ये है कि उसका कोई हाकिम नहीं है मंदिर आम पर आने वाला। वो किसी को अपना नेता किसको माने? किसी को नहीं मान पा रहा है। हर पार्टी का अपना एक नेता है, लेकिन मुसलमान का कोई नेता ही नहीं है। तो मुसलमान को चाहिए मुत्तहिद होकर बैकवर्ड के साथ सबके साथ मिल के काम करना होगा। और अगर बीजेपी उनकी तरफ सपोर्ट कर रही है तो इसमें मैं दूसरे मायने निकालूंगा। आपने मौका ऐसा क्यों दिया उनको? और हम शिको साहब, मैं खुद आपसे कहना पूछना चाह चाहता हूँ, जाहिर है कि शुएब एडवोकेट ने अपनी बात रखी है, लेकिन शिको साहब देखिए दो सूरतें हैं। एक तो ये कि बीजेपी ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया एक दफा कि हमको मुसलमान का वोट चाहिए ही नहीं। तो एक तो मंजरनामा यहाँ पर साफ हो जाता है कि उनको मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। नंबर दो ये कि एक बार बार ये ऐलान भी किए जाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। एक बड़ी अक़लियत को पीछे छोड़कर आप तरक्की की राहें हमवार नहीं कर सकते हैं, तरक्की के ख्वाब नहीं देख सकते हैं। तो ये जो डुअल पॉलिसी है, या ये जो दो तरह के बयानात सामने आते हैं, या यूं कहें कि दो नजरियात पेश किए जाते हैं, ये नजरियात क्या वाकई सियासी बुनियाद पर किए जाते हैं, दाखिली इंतशार की बुनियाद पर किए जाते हैं, या वाकई बीजेपी को अब मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत नहीं है, एक बड़े तबके के वोट की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर ये इल्जाम रखता रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाता ही नहीं है और समाजवादी पार्टी का बाकायदा वो वोट बैंक है। तो इस अंदाज की जो हिकमत अमली है उसके बारे में शिको साहब आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये भी बता दूं कि हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, वो भी, उनसे भी हम दो एक सवाल करेंगे अली असद साहब से। तो शिको साहब, आपसे पहले इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। हाँ जी, जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से मुसलमानों में बेदारी है एकजुट होकर वोट देने की, ये बड़ी घबराहट बीजेपी के लिए इसलिए है कि 20% मुसलमान बिखर अगर नहीं रहा है, 10% वो राजनीतिक दल जो कमजोर से कमजोर भी है, तो उसके पास 10% एक आधार, एक बेस है। दूसरी बात यह कि एंटी इंकम्बेंसी, ये तीनों चीजें अगर मिल जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जितनी भी कामयाब हो, जितना भी जनाधार उसका हो, लेकिन ये तीनों मुस्लिम एकजुटता, एंटी इंकम्बेंसी और वो पार्टी जिसके साथ आए हैं उनका एक 10% का कमजोर सा आधार, बहुत ये चीजें 40+ अगर आ जाती हैं तो भाजपा के लिए घबराने की बात है। और भाजपा उसकी तैयारी कर रही है, उसको ये एक माहौल पैदा करना चाह रही है, वो कोशिश ये करना चाह रही है कि मुसलमान एकजुट ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कतर दिया जाए। कतरने के लिए जैसे
तीन तलाक वाला मसला आया, उसमें बीजेपी कहने लगी कि भाई मुस्लिम घरानों की जो औरतें हैं वो हमें वोट दे रही हैं। अब पसमानदा वाला मामला लाकर वो चीज पैदा करना चाह रहे हैं कि अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अंदर है, वो चीज पैदा करना चाह रहे हैं ताकि 5% 60% भी अगर उनके अंदर ये बात पैदा हो जाए, अपनी जात की बात हो जाए कि ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, तो एक बिखराव बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए मुसलमानों में। औरतों को अलग करने की कोशिश वो नहीं हुई। मुझे नहीं लगता है कि औरतों में इस तरह की बहुत हमदर्दी बीजेपी में पैदा हुई और वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मुझे कतई नहीं लगता है। अब उनको ये लग रहा है कि जब अगड़ा पिछड़ा करेंगे तो वो एक मर्ज पैदा हो जाएगा, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के अंदर जाति, छोटी जाति और बड़ी जाति को लेकर जो एक मर्ज रहा है, जिसकी वजह से एक खूबसूरत समाज हिंदुस्तान का, हिंदू भाइयों का समाज में उसके अंदर एक टूटन पैदा हुई, उसका सियासी लोगों ने फायदा भी उठाया। वो ये चाहते हैं और उनकी पॉलिसी होना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल कोई भी है, वो चाहता है कि हमारे डेवलप, हमारे विकास के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारा मुखालिफ कमजोर हो। तो उनको ये लगने लगा है कि इस पसमानदा वाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बिखराव आए, कुछ डिस्प्यूट्स पैदा हो, कुछ अलगम अलगा हो, जिससे वो जो एकजुट होकर हमें हराने की कोशिश की जो एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, वो बहुत अच्छी कमजोर बात हो कही पाए। आपने नवेद भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन देखिए, मैं इनसे, अली असद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाहिर है इन्होंने इस मौजू पर बहुत काम किया और हालिया जो इनकी तहरीरें आई हैं वो कई हवाले से बड़ी चौंकाने वाली भी हैं। तो मैं डॉक्टर अली असद साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जाहिर है कि ये जो एक रुझान है पसमानदा की तरफ बीजेपी का, तो इसके बारे में आपने बड़ी साफ गोई से काम लिया है और आपकी तहरीरें भी इस बात की नुमाइंदगी, तर्जुमानी कर रही हैं कि चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या दूसरे तलाक के मामलात हो हमारे, या इस अंदाज के दूसरे इश्यूज हो जिसको बुनियाद बनाकर आपने अपनी एक तहरीर को आईना दिखाया है, पूरे समाज के सामने उसको पेश किया है। तो ये जो पसमानदा वाला इशू बीजेपी ने इस वक्त टैकल किया है, इसको लेकर क्या कुछ असद साहब आप कहना चाहते हैं? अली असद साहब, अपने आप खुद को म्यूट थोड़ा सा आप, हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं असद भाई? शुएब साहब, आप कुछ फरमा रहे थे शुएब साहब? जी जी जी, तारिक साहब देखिए, ऐसा है कि जो मौजू चल रहा है बिल्कुल सही मौजू चल रहा है, लेकिन आप देखिए, मेरा वही बार बार कहना होगा कि हम नहीं है मुत्तहद और हुक्मरान भी है खिलाफ, वरना कुछ भी दम न से लश्कर बातिल के पास। आप देखिए, आज मुसलमान उस चौराहे पे खड़ा हुआ है जिसके पास रास्ता नहीं कहीं जाने का। आप देखिए, कुछ मुस्लिम समाजवादी में, कुछ बसपा में, कुछ कांग्रेस में, ओवैसी साहब अपनी बात कहते हैं। तो मुसलमान को पहले, बिल्कुल मैं खुली एक बात कह रहा हूँ कि हर मजहब देखिए, जब कोई बड़ा अधिकारी बैठता है, वो जिस कमेटी का होता है उस कमेटी में उसको फायदा मिलता है, चाहे पसे पर्दा मिले चाहे मंजर आम पे मिले। लेकिन हमारे वहाँ चाहे दीनी रहबर हो चाहे दुनियावी रहबर हो, मैंने हमेशा इस बात को कहा, क्योंकि देखिए सही बात करना कोई गलत बात नहीं होती है। हमारा कोई लीडर नहीं है, इसीलिए हम अपनी बात कहाँ ले जाएं। आप देखिए, जरा सा मैटर होता है कोई नहीं पहुंच पाता। बीजेपी को जाहिर सी बात है, निकाय चुनाव करीब है, उनको चीज देखनी है। आप देखिए, अब क्या आप देखिए कितने मुस्लिमों को टिकट देंगे, क्योंकि उनको आगे 24 तैयारी करनी है। आप बताइए, ईमानदारी की बात बताइए, मुस्लिम समुदाय में खास करके कौन बड़ा नेता है जो मुस्लिम के हर दुख दर्द में खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। बीजेपी ने जमीनी, देखिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो लोग, उनका संगठन काम करता है। उन्होंने देख लिया मुसलमान बिखरा हुआ है, ट्रिपल तलाक लाए। आज औरतें जाहिर सी बात कहती मंदिर आम पे आके अब मर्द तलाक कम दे रहा डर के मारे। मदरसे वाले, आप छोटे छोटे मदरसे में जाइए, वो कह रहे हैं ठीक हुआ जो हुआ है। तो उनको आपने कमजोरी दे दी जिसको वो पकड़े हुए हैं। तो आप ऐसी कमजोरी क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिले और ऐसा करे? तो इसलिए मैं चाहता ये हूं कि हर आदमी इस बात को मंजर आम पे लाए, और इक्तिदार में आने के बाद जो हुकूमतें आ जाती हैं, जो आपका काम कर रही हैं, आप उसको एनालाइज करिए, और कम से कम हर समुदाय अपना एक लीडर मुकर्रर कर दे, और वो लीडर जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहे। नहीं, वरना मुसलमान हमें, ऐसा होता नहीं है जी शुएब जी साहब। जब जी जी प्रैक्टिकली हम बात करते हैं और जब हम पूरे जी निजाम जी को देखते हैं, तो हमें जी कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि किसी भी सतह पर यकजहती कायम करना इतना आसान नहीं होता है। तो देखिए, मैं सवाल कर रहा था जनाब अली असद साहब से। अली साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मौजूदा बीजेपी ने रुख इख्तियार किया है, इस रुख के हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे, और क्या वाकई इसके पीछे अक़लियतों के जो की नवाजिश के जज्बे हैं वो हकीकी हैं, या ये भी कुछ इलेक्शन का मामला ही आप देखते हैं? अली असद साहब, क्या फरमाना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस वक़्त पे ये ऐलान किया है कि हम पसमानदा मुसलमानों को आने वाले ज़िम्मी चुनाव, जिसे हम अर्बन बॉडी के चुनाव कहते हैं, इसमें टिकट देंगे। ये ऐसे मौके पे कहा है कि जब केंद्र की सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, और आज़ाद हिंदुस्तान में शायद पहली सरकार ये नरेंद्र मोदी की ऐसी है, इसमें कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है। इवन कोई इलेक्टेड एमपी भी रूलिंग पार्टी में मुसलमान नहीं है। आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, ना पसमानदा है और ना अशरफ है। पहली चीज तो ये चीज एकदम बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए कि इस्लामिक ग्रंथों की बात करें आप या हदीस की बात करें, कहीं पसमानदा और अशरफ का कॉन्सेप्ट है नहीं। ये दुनिया में बादशाहों के बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, ये नवाब है और ये प्रजा है। ये कॉन्सेप्ट कुछ है वह नहीं इस्लाम के अंदर। इस्लाम में सब बराबर हैं, और इस बारे में नहीं, यहाँ तो असल में असद साहब जो बात हो रही है वो जाहिर है कि बीजेपी के ताल्लुक से हो रही है, और बीजेपी ने जो मौजूदा ये शगुफा छोड़ दिया है इसको लेकर हो रही। तो तालिब भाई, मैं वही बताना था कि ये एक लाइन इन्हीं ने बनाने की कोशिश की है मुसलमानों के दरमियान। अगर देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं कि दानिश अंसारी साहब ने ये ऐलान किया था क्राइस्ट चर्च कॉलेज ग्राउंड लखनऊ पे कि हमारी स्टेट कमेटी के अंदर इस बात के ऊपर कॉन्सेंट हो गया है कि हम आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में तो मुसलमानों को टिकट देंगे। तो उसके बाद मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ये तो लोकल बॉडी की बात हो गई, आप ये बताएं कि आप विधानसभा में कितने टिकट दे रहे हैं और लोकसभा में कितने टिकट दे रहे हैं, क्योंकि आपके आला कमान से हमारी कई बार बात हुई है अलग अलग जगह पे, और वो यही कहते हैं कि 4 करोड़ की आबादी में उन्हें एक मुसलमान भी ऐसा नहीं मिलता है जो विधानसभा के चुनाव जिता सके उन्हें यूपी में। अब जब 20% की आबादी में उन्हें एक मुसलमान ऐसा नहीं मिल रहा है, पिछले 2 चुनाव में 2017 की भी बात कर लीजिए, 2019 में भी, तो आप रिप्रेजेंटेशन की बात क्या करते हैं? अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पास नॉमिनेट करके लाने का रास्ता है। आप जिन्हें नॉमिनेट करके लाए, चाहे मोहसिन रजा को नॉमिनेट करके लाए हो 2017 में या 2022 में दानिश अंसारी साहब को, आपने उनको क्या दिया? राज्य मंत्री बनाया, वो भी उन्हीं विभागों का बनाया जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है। आपने उनको रिप्रेजेंटेशन कहाँ दिया? क्या आप आज की तारीख में योगी गवर्नमेंट में कौन मिनिस्टर मुसलमान है? दानिश अंसारी साहब का खुद का कितना कद है वो खुद भी जानते हैं कि कितना उनका कद है। बहुत अच्छी बात कही आपने गुफ्तगू का बिल्कुल जाहिर है कि रुख बदल दिया अली असद साहब। मैं देखिए इसी सवाल के तनाजुर में नवेश शिको साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि देखिए बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि 2 तरह की जो मतलब पॉलिसीज है वो इख्तियार की जा रही है, इशारा दे दिया अली असद साहब ने। तो अब बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट नवेश शिको साहब, आपने भी बड़े करीबी मंजरनामे को देखा है, तो क्या महसूस करते हैं आप कि ये जो है सिर्फ बयानबाजी है या वाकई ये आइंदा इलेक्शन में कुछ इससे फैज़ हासिल करने की एक कोशिश है, या फिर एक बार अक़लियतों को और पसमानदा तबकात को बेवकूफ़ बनाने का एक अमल है? क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप अपने तजज़िये की रोशनी में? देखिए, सच बात ये है, सच बात बहुत कड़वी है, लेकिन उस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सच्चाई ये है, मैं बार बार यही बात, एक ही बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी के लिए मुसलमानों की यूनिटी, वोट देते वक्त जो यूनिटी सामने में बार बार, जो अभी हमारे मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं कि बटने का सिलसिला रहा है, लेकिन पिछले इलेक्शन में ये पहली बार एक मुजिजा जैसा लगा कि सब एकजुट हो गए और एक तरफा। उनको समाजवादी पार्टी से मोहब्बत नहीं थी बहुत ज्यादा, उनको सिर्फ ये लग रहा था कि कुछ बदलाव के लिए सपा की एक ग्राउंड तैयार है लड़ने के लिए। ये जो चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए खतरनाक है, और बीजेपी इसके लिए 2 चीजें करी है। पसमानदा वाला मामला, देखिए पसमानदा कुछ नहीं, ऐसा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में ऊंच नीच, देखिए इस्लाम को मानने वालों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत एरर है, बहुत ज्यादा आपस में डिस्प्यूट्स है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन एक मामला बहुत बड़ी ताकत है इस्लाम की सबसे जो बुनियादी चीज है इस्लाम की, कि उसमें बराबरी का हक सबका है, उसमें ऊंच नीच कुछ नहीं है। वो इस्लाम का मकसद ही ऊंच नीच के खिलाफ है। तो यहां पर पसमानदा वाला कंसेप्ट चलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो मुस्लिम मुआशरा है उसमें जिसको पसमानदा कहा जाता है वही कामयाब है। हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में क्या होता है कि जो बड़े-बड़े शिको साहब देखिए, हाँ ये भी जाहिर है कि डिबेटेबल इशू है पूरा, कि इसमें
अब मैं इसमें एक सवाल जनाब मतीन साहब से कर लेना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग के बड़े नुमाइंदा शख्सियत हैं ये और स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मतीन साहब, जैसा तारिक कि साहब से बताया सवाल को हमारे पूछ लिया, डिबेट में जाना है। शीको साहब ने भी अर्ज किया, फरमाया, और इन्होंने असद साहब ने भी ये फरमाया कि जाहिर है कि एक कोशिश है बीजेपी की एक बार फिर इलेक्शन की तरफ बढ़ने की और एक बार फिर वो तमाम तर मफादात हासिल करने की, जैसा कि माजी में होता रहा है। आप एक पार्टी के जाहिर है कि रियासती सदर भी हैं और मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से आवाज भी उठाते रहे हैं। आप क्या सोचते हैं ये जो इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, जो सामने लाए जा रहे हैं, इनके पस मंजर में आप कौन सी सियासत देखते हैं, क्या जज्बे देखते हैं आप मतीन साहब? देखिए तारिक भाई, ये पूरा सियासी निज़ाम एटमॉस्फेयर सियासी है और उसमें होने वाले सियासी पार्टी के जो अमल है वो भी सियासी है। तो बेसिक बात यह है कि मुसलमानों के अभी आप देखें कि दो पसमानदा समाज के, एक 16 तारीख को पसमानदा समाज का एक सम्मेलन हुआ है और एक पसमानदा कह करके और पसमानदा बनाने के खास करके मुसलमानों में ये क्लैशेस करने की, जैसे कि अभी हमारे से पहले बोल रहे थे कि इनको मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, मुसलमानों के ये खिलाफ हैं और ये चाहते हैं कि मुसलमान कब्जा होकर के पार्टी को दें। ये बेसिक इंटेंशन है और इसी इंटेंशन के साथ तारिक भाई, क्या कहना मुसलमानों चाहेंगे हमका अली कौन है आज अली यही अली होता है। अली अली असद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अली असद साहब, अगर क्या कहना चाहेंगे आप? यही देखिए तारिक, अगर पसमानदा से बीजेपी के लोगों को या बीजेपी पार्टी को, सरकार को इसकी हमदर्दी है तो जो 4 पॉइंट या समथिंग परसेंट, 4% के करीब तो बैकवर्ड क्लास में जो मुसलमानों का कोटा बनता है तो उसमें कर दे भाई। उनकी सरकार है सेंट्रल में भी स्टेट में भी, वो पसमानदा के लिए ये तो आवाज मतीन साहब उठती भी रही है और 341 के ताल्लुक से तारिक भाई, ये आवाज उठती मुसलमानों का रही है। हमदर्द कौन है आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ। शुएब साहब, मैं आपके पास अभी आऊंगा, लेकिन देखिए चूंकि ये मैं ये सवाल इनसे करना चाहता हूँ अली असद साहब से कि देखिए एक तरफ तो बात की जाती है अकलियतों की मुभराई की, एक तरफ बात की जाती है पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने की, उनको प्रोग्रेसिव वे में शामिल करने की। दूसरी तरफ ये 341 का जो मामला है उस पर भी सबकी नजर है और इस पर हम बात भी करते रहे हैं माजी में। तो क्या वाकई ये जो डुअल पॉलिसी है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों लोग, शिको साहब भी और ये अली असद साहब? बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है आप लोग, मुस्तकिल इन इश्यूज पर काम कर रहे हैं। किससे सवाल किया? आप बताइए शिको साहब। मैं बोलता हूँ। जी जी मैं फरमाइए आपको बताऊं कि देखिए जो यहाँ से इन्हीं ने पसमानदा की बात शुरू करी है, यानी लखनऊ में जो अभी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले इनका प्रोग्राम हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर एक राज्यसभा एमपी की भी स्पीच थी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की स्पीच भी थी, यूपी के इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर दानिश अंसारी साहब की स्पीच भी थी, ब्रजेश पाठक साहब की स्पीच भी थी और तमाम बीजेपी के नेताओं की स्पीच थी। इन सारी स्पीच में कोई एक चीज, ये टिकट देने के अनाउंसमेंट के अलावा बीजेपी के नेता ये नहीं बता पाए कि वो पसमानदा के लिए लेके क्या आ रहे हैं, उनके पास पसमानदा को देने के लिए क्या है। वो वही जनरल स्कीम जो हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए थी, जैसे कि अनाज की तकसीम जो हो रही थी वो कोविड पीरियड में हो, या जो टॉयलेट्स बनवाए गए, शौचालय बनवाए गए वो, या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वगैरह में जो मकान दिए गए सब लोगों को, उसमें जो मुसलमानों को मिले हैं उसी को वो दिखा रहे थे कि इसमें हमने कोई तहस्सुब नहीं किया है और हमने सबको बांटा है। क्योंकि अब हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कीमें भी आएंगी उसमें भी तहस्सुब होगा तो बात ही अलग है कि भाई हम देखिए आप क्या कहेंगे शिको भाई, शिको साहब क्या फरमाना चाहेंगे आप? देखिए असद साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिए पिक्चर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है। एक चीज मैं जरूर और बोल देना चाहूंगा, यहाँ पर जोड़ना कतई मकसद नहीं है, सियासी मकसद कभी जोड़ने का हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सियासत का मतलब तोड़ना होता है, कतरना होता है, कमजोर करना होता है और यहां पर भी यही है। मैं एक छोटा सा बहुत कम वक्त में बताऊं, 7-8 बरस पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ प्रचारकों ने कुछ उर्दू मीडिया के लोगों को बुलाया था, मैं भी गया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था
उन्होंने कहा था कि देखिए हमें पता है कि मुस्लिम मुआशरे से हमें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, बीजेपी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो मुझे वोट नहीं देंगे और बीजेपी को वोट शायद हम कोशिश भी नहीं, ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आने वाले लंबे वक्त तक हमें उनका वोट मिले, लेकिन एक कोशिश हमारी जरूर है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी कोशिश ये जारी रहेगी कि मुसलमानों में जो हमें लेकर एक जज्बा है कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारी विचारधारा की, हमारी सोच के खिलाफ है, ये हमारे मफाद के खिलाफ है, तो उसको हम पिघलाना चाहते हैं, हम उनको ढीला करना चाहते हैं, हम उनको अच्छी बात कमजोर कही करना आपने जी। चाहते असद हैं। साहब कुछ मुदाखलत करना चाहते हैं असद भाई? जी जी फरमाइए असद साहब। देखिए, इसके अंदर एक बड़ी वजह और भी मैं आपको बता दूं, जो पसमंदा आउटरीच है, जो बीजेपी की इमेज इंटरनेशनली डेंट हुई है, खास करके नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर, इस डेंट इमेज को भी मेकओवर करने की एक पूरी प्लानिंग है कि हमारी मुसलमानों में आउटरीच है, हम मुसलमानों में एक तबके के अंदर उठबैठ है, तो जो इमेज डेंट हुई है इसको भी मेकओवर करने की एक बड़ी प्लानिंग है इसके तहत। और मैं आपको बता दूं कि इनका कोई बड़ा नेता इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इस पसमानदा में भी। मैं आपको बता दूं ये छोटे जो मिडिल लेवल के या छोटे लेवल के बीजेपी के नेता हैं उनको इसमें लगाया गया। अगर आप गौर से देखें तो तस्वीर जो आई है पसमानदा महासम्मेलन की, उसके बैकड्रॉप पे जो वो लगाया गया था, नहीं ये बात असद साहब आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए इस बात पे मोदी और योगी की फोटो नहीं थी। हाँ एक मौका हमें दे दिया मुझे। हाँ बताइए शुएब साहब क्या फरमाना चाहते हैं आप लीग से असल में हट गए थे तो मैंने इसलिए बात आप सवाल नहीं किया। आप बताइए क्या फरमाना चाहते हैं। नहीं बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, फरमाइए। तारिक भाई देखिए, फकत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं है। यहाँ पर वही एक मुद्दा आ रहा है, आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात कहूंगा, जितनी डिबेटें हो जाए हल नहीं निकल पाएगा। आखिर मुसलमानों का हमदर्द कौन है, पहले हमें मंदराम पे कोई आगे बता दे, कौन सी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द खुली बता दे। इतने हालात खराब होने के बाद यादव साहब सब खड़े थे। तो अब ये बयानबाजी वाली बात, जी बताएं। हाँ पूछिए, सवाल में जवाब दूंगा। नहीं देखिए इसको डिबेट को क्या है ना, हमने एक सवाल किया है आपसे कि ये जो बीजेपी की कोशिश है इसको किस अंदाज से देख रहे हैं आप? देखिए अंदाज देखिए, जी मैं जवाब दीजिए, इसको घुमाइए मत। जी मैं घुमा नहीं रहा। देखिए तारिक भाई, देखिए उन्होंने एक अच्छी पहल की है मंदराम पे। उनका इंटेंशन क्या है ये आने वाले वक्तों मालूम होगा। जाहिर सी बात, बीजेपी को जिस तरह के लोग कहते हैं मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कुछ पार्टियां, बताइए किस चीज की पहल की है? आजाद साहब ने कहा ना, इससे क्या फायदा देने वाले हैं वो, रिजर्वेशन में कितने लोग शामिल, कुछ बताएं, इसको बयान करें। वो जाहिर सी बात है, दानिश अंसारी साहब को उन्होंने किया। दानिश अंसारी मंदराम पे आके अपनी बात रख रहे हैं। मैं बीजेपी की सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर उन्होंने पहल की है तो हम लोग सिर्फ बैठ के डिबेट करने से कुछ नहीं होगा कि वो बीजेपी क्या पॉलिसी है। हम जितना बीजेपी खिलाफ बोलते हैं वो मुतहिद होते आते हैं और हम आप बिखरे आते हैं। मुसलमान कहाँ मुतहिद है बता दीजिए, यादव कहाँ मुतहिद है बता दीजिए। मेरा कहना पहली बात, बीजेपी के जो भी एक्शन है वो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम हो रहे हैं, एंटी माइनॉरिटीज हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि देखिए उन्होंने मदरसा सर्वे का जो काम किया है वो किस मकसद से किया है, इसके पीछे के मकसद क्या है? जो मदरसे के जो बड़े बड़े मोहतमी में जिम्मेदार है वो जो सर्वे का काम किया है वो भी इसी मकसद से किया है। उन्होंने जो का इत्तेहाद देखा है, सबसे बड़ा मदरसा है नदवा, उसके बाद देवबंद, किसी ने आगे मंदिराम पे कोई शिकायत नहीं करी। मैं बीजेपी की पॉलिसी पे मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि सही है गलत, सरकार से डर जाए। सरकार मैं सामने वाली बात कह रहा हूँ कि इतने बड़े मदरसों की जो जांचें हुई हैं उसमें कोई क्यों नहीं मदरसे के बड़े बड़े आलिम आके जांच को कह रहे कि सही है या गलत है, कोई नहीं कह रहा है। आप कहिए तो, आपको कह नहीं रहे। टिकाऊ माल है अरशद मक्की जैसे। उन्होंने जाहिर मुसलमान बिखर रहा था, बैकवर्ड की तरफ आ चुका, मुसलमान बिखर रहा था, उन्होंने एक जो है को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो आपको बात समझना चाहिए ना। अरे भाई जो मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको मौका मिला उन्होंने एक पासा फेंक दिया। बस मैं इनके तासुर लेना चाहता हूँ लोगों के। मैं अली असद साहब और शिको मैं ये कह रहा हूँ तारिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ऐसा मौका क्यों दिया कि उन्होंने मुसलमानों का आगे ये पैगाम भेजा। मुसलमानों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं हमेशा वो। किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं? 3 तलाक। अरे सर हम आप जोड़ नहीं पा रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे खुद इख्तलाफ है, हमारे यहाँ पे खुद इख्तलाफ है, हम आप खुद एक नहीं हो रहे हैं। अली असद साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं आप?
जी क्या, मैं सवाल नहीं सुन पाया आपका। देखिए सवाल यह है कि जो कुछ भी ये दाखिली इंतशार की कैफियत है, शुएब साहब का मानना यह है कि हम खुद जिम्मेदार हैं, मतीन साहब मानते हैं कि एंटी मुस्लिम अप्रोच हमेशा से रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद मुख्तसर जवाब मोहतरम शिको साहब से, और फिर इस गुफ्तगू को हम इख्तिताम तक ले जाएंगे। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ तारिक भाई। सवाल यह है कि देखिए शुएब साहब का मानना यह है कि बीजेपी की जो हिकमत अमली है उस पर बेजा तनकीद जायज नहीं है। मतीन साहब कहते हैं बीजेपी हमेशा से एंटी मुस्लिम काम करती रही है, कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं मौजूदा तनाजुर में? देखिए मौजूदा तनाजुर में देखिए, बीजेपी पे मुसलमान अगर भरोसा करे तो किस बिना के ऊपर करे? क्या बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनके छोड़ देने के बाद बीजेपी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? आपने मतीन साहब ने अभी मदारिस की बात सुनाई, मदारिस के अलावा न मालूम कितने और प्राइवेट स्कूल चलते हैं, आप वहां तो सर्वे नहीं करने गए। आपको वक्त का सर्वे करना, आपको अल्टीमेटली अपने वोटर को ये दिखाना है कि हम कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को हिट कर रहे हैं, और यही उनकी जो है शिको साहब आपके फरमाना चाहेंगे? शिको साहब आपके फरमाना चाहेंगे? अजी अब मुझे लगता है कम वक्त में मैं अपनी बात रखूं। होने क्या जा रहा है कि कुछ बेरोजगार मुस्लिम लड़के इस तरह के एनजीओ बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ सेमिनार करेंगे, एक शगुफा शुरू होगा। दूसरी तरफ जो अभी निकाय चुनाव हो रहा है उसमें कुछ लड़कों को, बेरोजगार लड़कों को टिकट दिया जाएगा। अच्छी बात है, उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, इसमें मैं इसके कतई खिलाफ नहीं हूं। तो उससे क्या होगा, जो बीजेपी की पॉलिसी है, चाहे वो पसमानदा वाले एनजीओ बने, उसके सम्मेलन हो, उसकी बात हो, मुसलमानों की एंट्री हो कहीं ना कहीं दिखावटी ही तौर पर या फिर निकाय चुनाव में मुस्लिम आबादी में कुछ मुस्लिम लड़कियों को टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़े। उससे क्या होगा, जो एक खिलाफ माहौल है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़ेगा, और यही बीजेपी चाहती है, और कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बीजेपी के खिलाफ बहुत कम है और बहुत कीमती वक्त आप लोगों ने हमें अपने दिया, हम शुक्रगुजार हैं। नवेद साहब आपके भी, असद साहब आपके भी, शुएब साहब और मतीन साहब आप लोगों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, और इस गुफ्तगू को हम आइंदा किसी एपिसोड में जारी रखेंगे ताकि बाकायदा किसी नतीजे तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजी।